बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं बेटा। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 13 है। जो बुक है हमारी न्यू बुक फिज़िक्स की क्लास 9 उस उसको हम उसका आगाज़ हमने किया हुआ है। तो उसमें आज हम जो कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, ये ज़रा छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, हम कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करें। पहला टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। इसका क्या मतलब होता है बेटे? इसका मतलब ये होता है कि हम बाज़ दफ़ा मेजरमेंट्स लेते हैं तो हमें ज़रा गैर यकीनी सी कैफियत पैदा हो जाती है कि आया वैल्यू एग्जैक्टली क्या है। इसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं। एक तो रीज़न ये हो सकती है कि जो हम स्केल यूज़ कर रहे हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो जैसे कि सपोज हम मीटर रूल है, मीटर रूल से हम कोई वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं मीटर रूल की मदद से, और वो जो वैल्यू है हमारी, सपोज वो वैल्यू हमारी कहीं एक 10 पॉइंट, मतलब यहाँ कहीं वो वैल्यू है, सपोज वो वैल्यू 10.3 और 10.4 के दरमियान है वैल्यू पर। यानी हमें एक्यूरेटली उस वैल्यू की समझ नहीं आ रही कि क्या वो एग्जैक्टली 10.3 है या 10.4 है, मतलब वो उनके इन बिटवीन कहीं है। तो उस शक्ल में एक अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है कि हम कैसे देखेंगे कि क्या हम क्या कंसिडर करें कि वो वैल्यू एग्जैक्टली 10.3 है या 4 है। तो भाई इसके लिए ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो 10.3 के बाद, 10.3 के बाद क्या वो वैल्यू जो है, हमारी जो रीडिंग है वो 10.4 के क्लोज है या फिर 10.3 के क्लोज है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इनका मिड पॉइंट देखेंगे, जो मिड पॉइंट है 10.3 और 10.4 का, वो मिड पॉइंट से पहले है वैल्यू या मिड पॉइंट के बाद है। अगर तो वो मिड पॉइंट से, जो इनका मिड पॉइंट होगा सेंट्रल पॉइंट, उससे अगर ये वैल्यू 10.3 के करीब होगी, यानी मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड पर होगी, तो हम उसको 10.3 कंसिडर कर लेते हैं। और अगर वो वैल्यू जो है वो 10.3 का जो मिड पॉइंट है उससे वो राइट साइड पर है, यानी आगे की तरफ है, क्लोज टू 10.4 है, तो हम फिर उसको 10.4 की तरफ भी। लेकिन फिर भी हम इस अनसर्टेनिटी से निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखें, जो मीटर रूल होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है? 0.1। 0.1 जो है ये इसका लीस्ट काउंट, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी जब मीटर रूल को हमने डिस्कस किया था। यानी उसमें मिलीमीटर में एक बड़ी वैल्यू, सेंटीमीटर के बीच में मिलीमीटर्स होते हैं। यानी हम लोग जो है मीटर रूल से सादा लफ्ज़ों में अगर हम बात करें 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट होता है। अब हम क्या करना क्या करते हैं? हम लोग इसी जो 0.1 जो है इसका हम लोग ले लेते हैं हाफ। यानी हमारे पास सादा लफ्जों में प्लस माइनस 0.5, यानी वो जो 0.5 इसका हाफ है, वो या तो हम उसको प्लस करेंगे उसमें या फिर माइनस करेंगे। वो मैंने शुरू में बता दिया आपको कि वो वैल्यू के मुताबिक होगा। अगर तो हमें लगेगा कि वैल्यू का जो मिड पॉइंट है थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर है, तो हम लोग 0.5 जो है उसमें से हम लोग उसको माइनस कर सकते हैं। और अगर उस 10.3 से वो राइट साइड पर है तो 0.5 जो है उसमें प्लस किया जा सकता है। ये तो एक रीज़न है। इसके अलावा भी रीजंस हो सकती हैं, जैसे हमारी वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं, बाज़ वैल्यूज जो हम लोग जैसे डायमीटर फाइंड आउट करते हैं, या टाइम इंटरवल जो हम लोग पेंडुलम में टाइम इंटरवल्स लेते हैं तो वो बहुत ही शॉर्ट होता है। तो उस शक्ल में हमें क्या करना पड़ता है? उस वक्त हम लोग जो है रीडिंग्स जो हैं या हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हम ज़्यादा लेते हैं। यानी अगर हम ओसिलेशंस हैं, मतलब पेंडुलम में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ पेंडुलम में, जैसे ये मूव कर रहा होता है हमारा पेंडुलम, तो उसमें क्या है कि हम लोग मिनिमम भी 30 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, और 30 टाइम्स करने के बाद फिर उसकी हम मीन ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वो अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट से अपने आप को बचा सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी रीडिंग कर देता हूँ टॉपिक की, मजीद आपको समझ आ जाएगी। ये हमारा टॉपिक था अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। तो देखिए जी, देर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट मेजरमेंट। डेफिनेटली परफेक्ट मेजरमेंट जो है वो आमतौर पर नहीं होती। तो वेन एवर अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एक्सेप्ट काउंटिंग, काउंटिंग को छोड़ दे, काउंटिंग में सिंपल होता है 1 2 3 4 5, उसके अलावा देर इज inevitably some uncertainty about its determined value due to some instrument। ठीक है जी, दिस uncertainty may be due to use of
अ नंबर ऑफ रीजन, मतलब डिफरेंट रीजन हो सकती हैं इसकी। वन रीजन मैंने आपको अभी समझाई, इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड, कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसकी क्या टाइप है। वी नो दैट every measuring instrument is calibrated to a certain smallest division, and this fact puts a limit to the degree of accuracy which can be achieved while the measuring with it। मतलब हर इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है वो उस पर जो कैलिब्रेशन होती है, जो हमने उसके ऊपर मेजरमेंट जो है लगी होती हैं, मौजूद होती हैं छोटी से छोटी वैल्यू, उसी से ही हमें पता चलता है। ठीक है जी, which can be achieved while measuring with it। Suppose that we want to measure the length of a straight line with the help of a meter rule calibrated in millimeters में, ठीक है, उसकी छोटी वैल्यू होती है। Let the end point of the line lies between 10.3 and 10.4 centimeter Mars। तो क्या करते हैं, जो भी मैंने आपको जैसे समझाया, by convention if the end of the line does not touch or cross the midpoint of the smallest division, मतलब उसको टच नहीं कर रहा midpoint को, the reading is confined to the previous division। इन या तो previous division में हम जाएंगे in case the end of the line seems to be touching or have crossed the midpoint। अगर वो midpoint को cross कर गया तो फिर हम क्या कहते हैं, the reading is extended to the next division, जो मैंने अभी आपको बात समझाई। तो thus in this example the maximum uncertainty वो क्या है, प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर है। इट इज in fact equivalent to an uncertainty of 0.1 centimeter equal to the least count of the instrument divided into two parts। ये देखें 0 पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, जब उसको लीस्ट काउंट को डिवाइड करते हैं टू के ऊपर, तो इट इज इन फैक्ट इक्विवेलेंट टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.7। इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हाफ अबव एंड हाफ बिलो द रिकॉर्डेड रीडिंग। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरी बात यह है कि द अनसर्टेनिटी इन स्मॉल लेंथ वैल्यू जो होती है आपकी, जैसे डायमीटर ऑफ अ वायर है, एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी रिड्यूस फर्दर बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा रीडिंग्स हम लेते हैं शक्ल में, एंड देन फाइंडिंग एवरेज वैल्यू, और उसकी एवरेज वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल द एवरेज टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज यूजुअली फाउंड बाय मेजरिंग द टाइम फॉर 30 ऑसिलेशंस। हम 30 टाइम ऑसिलेट कराएंगे, वो वाइब्रेट करेगा, तो फिर हम उसकी एवरेज ले लेंगे। द अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी इन द वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी कैन बी इंडिकेटेड कन्वीनियंटली बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, तो अभी हम बात जो करने जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है वैसे भी, तो हम इस पर बात करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, ये भाई आपकी एक्यूरेटली नाउन इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं पहले। द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट doubtful digit are called significant figures। देखें डेफिनेशन मैंने लिख दी, इसको जरा अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारे एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 अप टू 9, ये हमारे एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है वो डेसिमल के फौरन बाद, वो हमने देखना होता है कि वो कौन सा डिजिट होगा। ठीक है जी, वो फर्स्ट हमारा डाउटफुल डिजिट उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है। एक तो इसमें ये याद रखें कि इसमें जो मेन चीज होती है वो जीरोस का कंसेप्ट है, कि हमने कब जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करना है, कब नहीं करना। तो देखें भाई, पहली बात कि इफ जीरो आपका होगा, यानी अगर आपका जीरो जो है कहां पर होगा, ऑन राइट साइड। कहां पर होगा, ऑन राइट साइड, यानी आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद अगर आपका जो जीरो है वो कहाँ है जी, राइट साइड पर। मैं एग्जांपल से जरा समझाता हूँ कि देखें, जैसे मेरे पास ये वैल्यू है 3.104। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेसिमल जो है वो कहाँ है, या चलें इसको हम रेस कर देते हैं 3.10,
यानी हमारा जो जीरो है वो डेसिमल से राइट साइड पर है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको काउंट किया जाएगा। दूसरी बात, अगर यही जीरो हमारा लेफ्ट साइड पर होता डेसिमल से, 0 पॉइंट यूं लिखा होता 134, अब ये जो जीरो है जो हमारा आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर है, चाहे वो यहाँ है, मतलब आप देख रहे हैं, और चाहे वो 0.0046, ये जीरो चाहे डेसिमल से पहले है या डेसिमल के बाद है, लेकिन किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है, तो आपका ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। अगली बात, अगर जीरो आपका सपोज यहां होता है 1.3045, इन बिटवीन इन बिटवीन नंबर्स के अगर जीरो मौजूद है तो उसको फिर भी काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक हो गया। इसके बाद एक आपकी सिर्फ छोटी सी बात रह जाती है कि आप अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं किसी भी वैल्यू को, तो उसमें जितने भी आपके नंबर्स होते हैं बिफोर एक्सपोनेंट, यानी जो आपका आप एक्सपोनेंट यानी 10 टू रेज पावर में समथिंग लिखते हैं एक्सपोनेंट से पहले नंबर से, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। मैं अगर लिखता हूँ 2.50 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 7, तो भाई ये जो एक्सपोनेंट वाला नंबर मैंने लिखा है 10 पावर 7, इससे पहले ये जो आपके तीनों नंबर्स हैं ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिक रूल्स भी थे और उसकी डेफिनेशन भी थी, इसको हम बाकी रीड आउट कर लेते हैं और इस टॉपिक में मजीद ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए जी, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ, ये आपका पेज नंबर 20 है बुक पर जो मैं रीड कर रहा हूँ। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ candies in a jar and know it exactly by counting, but we cannot measure the height of the jar exactly। मतलब अगर किसी जार में कैंडीज पड़ी हैं वो तो आप सिंपली काउंट कर लेंगे कितनी है 1 2 3, लेकिन जार की अगर आप एग्जैक्टली हाइट फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वो फौरन आप उस तरह से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऑल मेजरमेंट्स इंक्लूड uncertainties depending upon the refinement of the instrument which is used for measurement। इसके लिए आपको जो है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट बाय रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन ये भी दी गई है, जो मैंने लिखी है वो भी ठीक है, अब ये भी कर सकते हैं। डिफाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स आर द डिजिट्स ऑफ अ मेजरमेंट विच आर रिलायबली नोन। ठीक है जी, ये भी इसकी डेफिनेशन में है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें इसकी रीडिंग में। और रॉड, इसमें फिगर जो लिखा होता है फिगर 1.14, तो ये फिगर जो बुक वाली फिगर का नंबर होता है वो आमतौर पर आप नहीं लिखना चाहिए, आपको उसको काट देना चाहिए। या तो फिगर का नंबर आप अपनी मर्जी का दे दें, फिगर ए, फिगर बी, फिगर 1 2, या फिर उसको काट दें। ठीक है, तो फिगर शोज अ रॉड हुज लेंथ इज मेजर्ड विद अ रूलर। द मेजरमेंट शोज द लेंथ इज बिटवीन 4.6 and 4.7 centimeter, since the length of the rod is slightly more than 4.6 centimeter but less than 4.7 centimeter, so the first student estimate it is to be 4.6 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ उसकी 4.6 और 4.7 के कहीं दरमियान है। कोई स्टूडेंट इसको 4.6 बोलेगा, वेयर एज द सेकंड स्टूडेंट जो है टेक्स इट एज 4.7, कोई इसको 4.7 भी कह सकता है। तो फर्स्ट स्टूडेंट थिंक्स दैट द एज इज नियर टू 6 millimeter mark, whereas the second student considers the edge of the rod nearer to the 7 millimeter mark। यानी वो जो 4 पॉइंट के बाद 6 वाला डिजिट है, एक की नजर में 6 के वो करीब है, दूसरे की नजर में 7 के करीब है। तो इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट इज द ट्रू लाइन। तो बोथ स्टूडेंट्स एग्री ऑन डिजिट 4, लेकिन दोनों किस पर एग्री हैं, 4 पर दोनों एग्री हैं। यानी 4.6 और 7 में से 6 और 7 में फाइट है कि आया वो 4.6 है या फिर 4.7, यानी ये डाउटफुल डिजिट है इन दोनों में, 6 या 7। लेकिन 4 जो डिजिट है उस पर दोनों एग्री हैं, दोनों इस पर मतलब इस बात पर मुत्फिक हैं। ठीक है जी, बोथ स्टूडेंट्स एग्री ऑन डिजिट 4 बट द नेक्स्ट डिजिट इज डाउटफुल व्हिच हैज बीन डिटरमिन्ड बाय एस्टिमेशन ओनली एंड हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। मतलब इसको सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं, तो उसमें एरर की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसमें एरर भी हो सकता है, फिर देयरफॉर इट इज नोन एज अ डाउटफुल डिजिट। तो फिर ये जो 6 है या ये 7 है, ये हमारा डाउटफुल डिजिट कहलाएगा। ये हमारा नॉन डिजिट है। ठीक है जी, एक्यूरेट नॉन डिजिट 4 6 या 7 जो पॉइंट के बाद है, ये एक डाउटफुल डिजिट कहलाएगा। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको समझाई, आर नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी डेटा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, जो रूल्स हैं, जिसको आपने फॉलो करना है। ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 9 तक सारे डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। हाउएवर जीरोस में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जीरो के बारे में हम लोग जो है वो डिसाइड करते हैं, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी। तो इन केस ऑफ जीरोस द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई। अ जीरो बिटवीन टू डिजिट्स इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। दो डिजिट्स के दरमियान, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर समझाया था, 4 और 3 के दरमियान जीरो, ये सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट होगा। ठीक है जी, पहली बात तो ये। इसके बाद दूसरी बात यह है कि जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड पर अगर डिजिट्स के लेफ्ट साइड पर जीरोस हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। तीसरी बात, जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। अगर वो राइट साइड पर होंगे जीरोस, ये जैसे यहां मैंने बताया 3.10, ये भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। और लास्ट बात, इन इफ नंबर्स और रिकॉर्डेड इन सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखते हैं, जिसमें 10 एक्सपोनेंट की पावर में हम लिखते हैं, तो देन ऑल द डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट से पहले 10 टू द पावर समथिंग से पहले जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ये बेटा था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। यानी यहाँ पर देखकर भी आप लिखना चाहें तो यहाँ बता सकते हैं कि सिग्निफिकेंट कितने हैं, 3 हैं। यहाँ कितने हैं भाई, 1 2 3, यहाँ भी 3 हैं। यहाँ ये 0 0 काउंट नहीं होते, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसको काउंट कर लें भाई। आप लोग देखें 1 2 3 4 5 है यहाँ पर। ठीक है जी, इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 हैं। तो भाई ये वो तरीकाकार है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, छोटे छोटे ये टॉपिक्स हैं, तो मैं चाह रहा था कि हम इनको आज चैप्टर को फिनिश कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी आज का, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। देखिए, ये मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अगर आपके पास एरो है, आप अच्छे निशानाबाज हैं, ठीक है, तीर वगैरह चला लेती हैं, तो आपके सामने एक टारगेट है। ठीक है, सपोज आपके पास ये इस तरह से एक टारगेट मैं बना रहा हूँ। ये आपके पास एक टारगेट है। ठीक है, ये देखें, ये भी मैंने बनाया है, एक और बना देते हैं ताकि आपको समझाने के लिए। ये देखिए, अब इसमें जब आप टारगेट को हिट करते हैं, सपोज आपकी 3 ट्राइज हैं, आप इसको हिट करते हैं, आपने यहाँ से इसको हिट कर दिया, फिर यहाँ से हिट कर दिया, यहाँ से हिट कर दिया। ठीक है, एक तो ये सूरत हो सकती है, या फिर आपकी सूरत ये भी हो सकती है कि आपने इसको हिट किया, वो मतलब यहाँ से हिट हो गया। ठीक है, वो यहाँ से हिट हो गया, वो यहाँ से हिट हो गया। ठीक है, या तीसरी सूरत आपके पास ये भी हो सकती है कि आप इसको हिट कर रहे हैं, वो वेरी क्लोज जहां पर टारगेट है। अब ये तीनों बातें एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर आप इन तीनों बातों को समझ जाएंगे तो आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझ जाएंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो टारगेट को हिट किया गया है, ठीक है, उस शक्ल में आप देख सकते हैं कि टारगेट बेसिकली आपका ये था, लेकिन आपने जो एरोस को जब चलाया, जो हिट कहाँ किया, जो आपने हिट किया है उनके दरमियान आप देख सकते हैं डिस्टेंस कम है, यानी वेरी क्लोज है। मतलब जो आपने हिट किया है वो एक दूसरे के क्लोज हैं, जहां पर टारगेट पे वो हिट हुए हैं। तो ये आपका जो कहलाता है, इसको बोलते हैं कि आपने जो हिट किया है ये प्रीसाइज है, यानी प्रीसाइज हिटिंग है, लेकिन बट नॉट एक्यूरेट, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट तो ये था कि टारगेट आपका ये था, मतलब आपके तीनों टारगेट के करीब लगते। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देखें कि अब ये तीनों एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पर है, पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, लेकिन अगर गौर करें तो वो टारगेट को हिट कर रहे हैं, यानी ये हम कह सकते हैं ये एक्यूरेट है। ये क्या है, एक्यूरेट टू टारगेट है, बट नॉट प्रिसाइज। लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है, मतलब एक दूसरे के क्लोज हिट नहीं हो रहे, जैसे यहां पर है, ये एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। ठीक है, तीसरी कंडीशन में देखें कि वो टारगेट को भी हिट कर रहे हैं, ये टारगेट था, टारगेट में हिट कर रहे हैं, और तीनों वेरी क्लोज हैं। तो इस शक्ल में ये प्रिसाइज भी हैं, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ठीक है जी,
यहाँ से आप प्रिसाइज और एक्यूरेसी को समझ चुके होंगे कि एक्यूरेसी ये होती है किसी काम की कि जो आपका टारगेट है, टारगेट पर ही जो मेजरमेंट आपको चाहिए वही उसी मेजरमेंट के करीब करीब आप हैं। लेकिन प्रीसाइज में ये होता है कि प्रीसाइज में आप जो काम कर रहे हैं, जो आपने किया है, वो चाहे आपका वो एग्जैक्टली उसके जो टारगेट है वो चाहे नहीं है, लेकिन आपका काम वेरी क्लोज है। मतलब जहां भी आप हिट कर रहे हैं जिस टारगेट पर भी, वो वेरी क्लोज है मेजरमेंट, आपकी अपनी मेजरमेंट के दरमियान कोई इतना फर्क नहीं है, करीब करीब है। ठीक हो गया। और तीसरी बात जो मैंने यहाँ पर की, वहां आप प्रीसाइज भी हैं और आप एक्यूरेट भी हैं। एक तो आपका टारगेट को हिट भी कर रहा है जो करना चाहिए था, एक्यूरेसी है कि टारगेट को हिट किया जा रहा है। दूसरा, आपकी जो हिट आपने किया है उसमें भी आप जो है वो काफी प्रीसाइज हैं, वेरी क्लोज हैं, मतलब करीब करीब आपने हिट किया है। तो ये है भाई आपका आज का टॉपिक। इसको मैं जरा अपडेट कर देता हूँ, अब आप समझ चुके होंगे। फिजिकल मेजरमेंट्स शुड बी प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। वैसे जैसे मैंने बताया कि ये हमारी बेटर जो मेजरमेंट्स हैं वो आपकी प्रिसाइज भी होनी चाहिए और एक्यूरेट भी होनी चाहिए। तो देर आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट्स एंड नीड क्लियर डिस्टिंक्शन। जनरली precision of a measurement refers to how close together a group of measurements, जैसे ये मैंने आपको बताया कि इसमें जो ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स हैं जो आपने हिट किया वो क्या होनी चाहिए, क्लोज टू ईच अदर एक्चुअली। तो एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट रिफर्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू सेम एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू, यानी जो ट्रू वैल्यू आपकी होनी चाहिए जहां आपने हिट करना चाहिए उसके करीब आपकी जो मेजरमेंट है क्या वो उसके करीब है या नहीं, तब वो आपकी एक्यूरेसी कहलाती है। तो क्लासिक इलस्ट्रेशन इज हेल्प टू डिस्टिंग्विश द टू कॉन्सेप्ट्स। कंसिडर अ टारगेट और बुलेज हिट बाय एरोज, जैसे भी मैंने आपको दिखाया ये सारा कुछ। टू बी प्रिसाइज एरोज, ठीक है जी, मस्ट हिट नियर ईच अदर, ये देखें प्रिसाइज में। एंड टू बी एक्यूरेट एरोज मस्ट हिट नियर द बुलसी, यानी जो आपका टारगेट है अगर उसके करीब हिट होता है तो वो फिर वो एक्यूरेसी होती है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कंसिस्टेंटली हिटिंग नियर द सेंटर ऑफ बुलसी इंडिकेट बोथ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये वाला जिसमें दोनों आप देख रहे हैं कि तीनों टारगेट जो हैं वो टारगेट को हिट भी कर रहे हैं और क्लोज भी हैं, तो ये आपका प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पर मुश्तमिल होगा। तो व्हेन दीज कंसेप्ट्स आर अप्लाइड to measurements, the precision is determined by the instrument being used for measurement. The smaller the least count, the more precise is the measurement. जितना छोटा least count होगा, least count की वैल्यू छोटी होगी, उतनी measurement आपकी precise होगी। A measurement is accurate if correctly reflects the size of the object being measured. जो आपने measure करना था exactly size मिल रहा है तो वो आपकी accurate है। तो accuracy depends on fractional uncertainty in the measurement. In fact, it is relative measurement which is important. ठीक है जी। The smaller the size of physical quantity, the more precise instrument is needed to be used. जितनी छोटी वैल्यूज हैं उसके लिए आप लोग ज्यादा precise instrument को यूज करेंगे। The accuracy of measurement is reflected by the number of significant figures. The larger is the number of significant figure, the higher is the accuracy. ये था हमारा यानी सेकंड लास्ट टॉपिक। और उसके बाद एक लास्ट वाला टॉपिक है, ये भी छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देन ये चैप्टर जो है आज इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा भाई। तो लास्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द डिजिट। ये कैसे करते हैं, राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। देखिए ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, जब आप एग्जांपल को समझ लेंगे तो आपको आसानी से राउंडिंग आपकी समझ आ जाएगी। देखिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 2.543, ठीक है, मैं डिफरेंट वैल्यूज लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी ज़्यादा बेहतर। एक वैल्यू है मेरे पास 2.463, एक और वैल्यू है मेरे पास 5.417, एक और वैल्यू चलिए लिख लेते हैं, एक वैल्यू है 6.335, ठीक है। अब मुझसे ये कहा गया है कि भाई ये जो वैल्यूज हैं जो मेरे पास इस वक्त हैं इनको आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। कितने? 3।
तो भाई 3 तक अगर मैं इस वैल्यू को करता हूं सपोज, तो क्या करेंगे हम, जो 1 2 3 जो फोर्थ वैल्यू होगी उसको चेक करेंगे। और रूल मैं आपको बता दूं कि जिस सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने वैल्यू को लिखना है, उससे नेक्स्ट जो आपका डाउटफुल डिजिट है उसको आपने देखना होता है कि क्या ये नंबर जो है वो 5 और ग्रेटर देन 5 है, 5 और ग्रेटर देन 5। एक तो ये रूल हमने देखना है। या फिर अगर वो 5 से ग्रेटर नहीं है तो फिर हम ये देखेंगे क्या वो लेस देन 5 है। ये दो बातें सिर्फ हमने चेक करनी होती है। ये जो नंबर है, अगर ये नंबर 5 और ग्रेटर देन 5 हो तो फिर हम राउंड ऑफ करते हुए इससे जो प्रीवियस डिजिट होता है उसमें हम 1 प्लस करते हैं। अगर ये डिजिट जो है वो लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, तो देन हम उससे जो प्रीवियस डिजिट है उसमें 1 ऐड नहीं करते, उसको एज इट इज लिखते हैं। मुझे अगर कहा जाएगा इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखें तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, 2.54। क्यों भाई? क्योंकि ये जो नंबर 3 है ये लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 होगा तो जो 1 है वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, 1 ऐड हम नहीं करेंगे प्रीवियस वैल्यू में। 1 ऐड कब होगा, वो जब यहां पर ये नंबर जो है वो 5 और ग्रेटर देन 5 होता है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मुझे यहां पर कहा जाता है कि भाई आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखें, इस वैल्यू को मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चेक किया था। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 1 2, उसके बाद मैंने इस वैल्यू को चेक कर, ये जो 6 है। अब ये आप देखिए मैंने 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू तक आंसर लिखना है, तो ये जो 6 है इसको मैं अगर राउंड ऑफ करता हूं तो राउंड ऑफ करते हुए मैंने देखना है क्या ये 5 और ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है। तो मैंने देखा कि 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। मींस कि इस शक्ल में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 प्लस करना पड़ेगा इससे प्रीवियस वैल्यू में। तो यहाँ पर क्या आंसर भी बन जाएगा भाई मेरे पास सेकंड का 2.5। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पर भी मुझे कहा जाता है कि भाई आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब रीजन, मतलब 3 भी पूछ सकते हैं, 2 भी पूछा जा सकता है। अगर 3 पूछा जाता है तो देन मैं क्या करूंगा, 1 2 थर्ड, थर्ड के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है इसको चेक करूंगा कि क्या ये जो डिजिट है ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है। तो भाई ये भी ग्रेटर देन 5 है। ठीक है जी। 7, तो फिर मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूं, इसका आंसर भी 5.4, इसमें मैं 1 ऐड करूंगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 है। तो 5.42 ये मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर एग्जैक्टली आएगा। एक लास्ट वाला है, इसको भी अगर हम चलें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देख लेते हैं इसको, उसको हमने 3 में देखा था। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैं देखूंगा 6.3 और उसके बाद ये वाला डिजिट। अब ये जो 3 है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ये भी लेस देन 5 है। मींस मैं इसमें जो इससे प्रीवियस डिजिट है उसमें 1 प्लस नहीं करूंगा, तो मेरे पास आंसर इसका क्या आएगा, सिंपली 6.3। ये भाई वो तरीकाकार होगा जिससे आप लोग, बाकी इसकी रीडिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेन कंसेप्ट था, फिर भी मैं रीड कर देता हूँ। यही कंसेप्ट था जो मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया। अच्छा, व्हेन राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू अ सर्टेन नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डू सो टू द नियरेस्ट वैल्यू। ठीक है जी, हमने नियरेस्ट वैल्यू देखनी होती है। इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, ये बुक पे सिर्फ लिखा हुआ है मोर देन 5, आपकी बुक पे एग्जैक्टली लिखना चाहिए था इफ द लास्ट डिजिट इज 5 आर मोर देन 5। ठीक है, ये बात लिखनी चाहिए। द रिटेन डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, मतलब जो रिटेन डिजिट है प्रीवियस डिजिट है उसमें 1 ऐड होगा उस शक्ल में। एंड इफ इट इज लेस देन 5 तो फिर क्या होगा, इट इज रिटेन्ड एज सच, मतलब वो एज इट इज रहेगा प्रीवियस डिजिट, उसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। आगे यहाँ पर भी उन्होंने एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं, उनको सॉल्व किया हुआ है जैसे मैंने भी आपको समझाया। ठीक है, फॉर द इंटीजर 5 देयर इज एन आर्बिट्रेरी रूल, इफ द नंबर बिफोर the 5 is odd, 1 is added to the last digit retained. If the number before the 5 is even, it remains the same. अच्छा, ये भी एक छोटी सी बात दी गई है कि if the number before the 5 is odd, यानी 5 नंबर है, अगर उससे पिछला नंबर odd है तो फिर आप 1 उस पर ऐड करेंगे। ठीक है, if the number before the 5 is even, तो फिर it remains the same। ये एक नया रूल जो है वो साथ ऐड किया गया है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज हमारे पास यहाँ पर नंबर है जी, कोई वैल्यू ले लेता हूँ
3.45, ठीक है। इसको मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, यानी एक टाइम तक तो हमारा जो मैंने अभी रूल बताया है यही सस्टेन रहा है, रहता रहा है। ये इस नई बुक में एक थोड़ा सा नया रूल ऐड किया गया है, इसकी मैं बात डिस्कस कर दूं कि जो मैंने अभी बोला था 5 और ग्रेटर देन 5, बुक वालों ने बोला है कि ग्रेटर देन 5 में 1 ऐड करना ही करना है। 5 के लिए उन्होंने ये रूल दिया है, अगर 5 हो तो फिर क्या करना है। अगर 5 हो, मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करता हूं तो यहाँ 5 है, तो 5 की शक्ल में हमने पिछला डिजिट देखना है। अगर ये उन्होंने बोला है कि ये अगर इवन होगा 3.4, यानी बात ये की गई है कि अगर ये डिजिट इवन है तो फिर आपने इसको रिमेन द सेम रखना है, मतलब आप इसको लिखेंगे 3.4, हालांकि यहां पर 5 था। अगर यही नंबर जो है यहां पर होता, देखें 3.35, अब ये जो नंबर है पहले इवन था, इवन की शक्ल में 5 ही था, लेकिन हमने वही नंबर रिटेन रखा, चेंज नहीं किया। और अगर यहां पर देखें अब क्या है, ऑड नंबर है, इवन की जगह ऑड है, तो इस शक्ल में जो नया रूल है वो ये बोलते हैं कि आप अब 1 को ऐड करेंगे, यानी 3.4 लिखेंगे। ये भाई 5 के लिए सिर्फ एक नया रूल जो है वो इसमें ऐड हुआ है, राउंडिंग ऑफ द डिजिट। बाकी जो चीज़ें मैंने जो आपको समझाई वो एज इट इज़ हैं। आगे भी इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जिसको आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो मैंने रूल आपको समझाया था ये बरसों से यही रूल चलता आ रहा था, 5 और ग्रेटर देन 5। लेकिन अभी जो रूल इस नई बुक में है कि ग्रेटर देन 5 नंबर में आप जो है उससे प्रीवियस नंबर जिसको रिटेन नंबर भी बोलते हैं उसमें 1 ऐड करेंगे हर शक्ल में। और अगर लेस देन 5 है तो फिर रिटेन्ड नंबर यानी प्रीवियस नंबर में 1 ऐड नहीं करेंगे। रह गई बात, अगर वो नंबर आपके पास जिसको आप चेक कर रहे हैं ना तो वो ग्रेटर देन 5 है ना लेस देन 5 है, वो एग्जैक्टली 5 है, तो उसमें 2 रीजंस दे दी गई हैं, 2 रूल दे दिए गए हैं। फिर आपने देखना है जो 5 से प्रीवियस नंबर है उसको, उस नंबर को देखना है क्या वो इवन है या ऑड है। अगर तो वो इवन नंबर है, इवन नंबर तो आप समझते हैं 2 के टेबल्स में जो सारे नंबर्स आते हैं, अगर वो इवन नंबर है तो फिर आप उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। अगर 5 से पिछला नंबर जो है वो ऑड नंबर है, जो 2 के टेबल्स में नंबर नहीं आते, मल्टीपल्स 2 नहीं होते, जैसे 1 3 5 7, अगर उनमें से कोई नंबर है तो फिर आप 5 की वजह से आप उसमें 1 ऐड करेंगे। ये था भाई आज का हमारा इस बुक का लास्ट टॉपिक। तो इंशाल्लाह आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसको खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बेहतर समझ सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।